ओके, हेलो एवरीवन। आई होप वी आर कनेक्टेड वेल एंड आवाज़ वगैरह आ रही है सभी को। तो वेलकम टू दिस मीटिंग एवरीवन। ठीक है, सो आज इस मीटिंग में हम क्या कर रहे होंगे यार, आज इस मीटिंग में हम बात कर रहे होंगे किस तरीके से आप एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है क्वेरी आ रहा था, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है एवरीवन। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ इस मीटिंग में हम क्या करने वाले हैं। पहले पहले तो सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट में आईआईटीज मिल गए हैं। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेजेस देखे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे आईआईटीज मिले, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन। ठीक है, तो अब जो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है, इस ठीक है यूट्यूब वीडियो कह लीजिए या फिर इस मीटिंग का, वो यही है कि यार हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि आईआईटीज बेटर है, आईएससी बेटर है। बहुत सारे बच्चों का यही मैसेज आ रहा था कि सर आईज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आइजर में भी सिलेक्शन हुआ है, आईआईटीज में भी सिलेक्शन हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग भी बात कर रहे होंगे हम कि आईआईटीज लेनी है या आइजर लेनी है सर, ओल्ड आईआईटी चाहिए या न्यू आईआईटी चाहिए सर, सीवेट पीजी से भी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा है, जेएनयू मिल रहा है, क्या सर मुझे आईआईटी जाना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, एनआईटी का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के पास, हर किसी की पर्सनल क्वेरी है। तो एडमिशन प्रोसेस से लेके सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सर ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सर पहले से एक ड्रॉप ले रखा है उसके बारे में बताइए। तो इन सभी क्वेरीज के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे आप। ठीक है एवरीवन, तो चलिए आप एक एक करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मेरे से, फटाफट से अनम्यूट करिए और अपनी क्वेरी यहाँ पर मुझसे पूछ लीजिए एवरीवन। हेलो सर। हेलो। सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और मेरा इस बार का रैंक 1444 है ईडब्ल्यूएस ठीक है। कैटेगरी में। तो सर आईआईटी मिलने के तो इस पे चांस नहीं लग रहे और एनआईटीज में भी मेरे पास तीन चार ऑप्शंस है, उसमें से भी टॉप एनआईटी नहीं मिलेगी और लोअर एनआईटी में जाने जितना मन नहीं है। तो सर ये सिनेरियो में क्या करूं, मैं ड्रॉप लूं या कोई एनआईटी पौंडीचेरी या वैसा कुछ मिले तो वहां चला जाऊं, मैं क्या कर सकता हूँ? इससे पहले आपने कभी ड्रॉप लिया है मतलब? नहीं सर, फर्स्ट टाइम था मेरा। अच्छा, अभी ड्रॉप इस साल ड्रॉप लिया था आपने बीटेक के बाद? नहीं 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 लिया, इस साल मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई है, अभी खत्म हुई है। तो एक एक ट्राई कर सकते हो यार, अगर आपका पूरा मन है कि नहीं मुझे आईआईटी में ही जाना है, ठीक है, और एक पूरा मन है कि मुझे बेस्ट देना है अपना, और इस तरीके से आपका पूरा मन है, तो आप मेरे हिसाब से एक साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर सकते हो। और वैसे भी आपने बीटेक कर रखा है, तो आप आई थिंक अगर आप क्लियर हो कि आप क्यों बीटेक छोड़कर एमएससी करना चाहते हो या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली पीएचडी में भी एंट्रेंस में भी दे सकते हो, है ना। सो मेनली है हाँ ना, आप एक साल अच्छे से प्रिपेयर करो मेरे हिसाब से, और आप आईआईटी जैम एग्जाम देना, जेस्ट एग्जाम देना, टीआईएफआर एग्जाम देना, गेट एग्जाम देना, और कोशिश करना कि इनमें अच्छे से रैंक लेके आओ यार। और अगर आपको डायरेक्ट पीएचडी मिलता है तो डायरेक्ट पीएचडी ले लो, फिर एमएससी करने की नीड ही नहीं है आपको। अगर आप रिसर्च के बारे में क्लियर हो कि हाँ मुझे रिसर्च में ही जाना है, तो आप टीआईएफआर जैसे इंस्टीट्यूट्स आपको पीएचडी ऑफर कर देंगे। सर, जाना तो रिसर्च में ही है। तो मतलब बीटेक के बाद डायरेक्ट एमएससी रिसर्च, फिजिक्स रिसर्च में मिलेगा? हाँ मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे, मैं जब आईआईटी बॉम्बे था तो मेरे भी बहुत सारे कलीग्स थे जो बीटेक करके आए थे, डायरेक्ट पीएचडी पे भी उन्होंने एनरोल किया था, पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया था। और हर साल मैं देखता हूँ दो तीन स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहते ही हैं जो बीटेक के बाद जो है डायरेक्ट पीएचडी करने ज्वाइन करते हैं। तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट था, शायद अंकुश नाम था उस स्टूडेंट का, तो उसने आई थिंक कोई आइजर ज्वाइन किया था डायरेक्टली बीटेक के बाद। ठीक है, तो ओके सर, थैंक यू सर। मतलब अगर आप एनआईटी से अनसेटिस्फाइड हो कि नहीं एनआईटी में नहीं जाना है एमएससी करने, तो एक साल ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इस एक साल में आप बहुत सारी क्या कह सकते हैं प्रिपरेशन ही करोगे यार, फिजिक्स ही सीखोगे। ठीक है, और ये फिजिक्स आपकी फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके रिसर्च में भी और एमएससी में भी काम आएगा। तो आपका डबल बेनिफिट ही है। ठीक है, आपका डबल बेनिफिट ही है कि आप जैम एग्जाम भी अच्छे से दे पाओगे, और आपका जैम जेस्ट टीआईएफआर गेट चारों एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, डायरेक्ट पीएचडी का चांस भी बन जाएगा, आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर एक साल ड्रॉप नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और सर लास्ट राउंड तक वेट करूं या डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, या फोर्थ राउंड में शायद जम्मू वगैरह के लिए वेट करना चाहिए? देखो वो तो चलते रहो, अगर आप अपना साथ बाय साथ अपनी एडमिशन प्रोसेस भी देखते रहो और साथ बाय साथ अपनी प्रिपरेशन भी करते रहो।
बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एडमिशन प्रोसेस में पूरा दिन आपका चले जाएगा भाई। अगर आधा घंटा भी दिन का दोगे तो शायद ज्यादा ही हो जाएगा उसमें। उसमें कुछ करना थोड़ी है आप तो अपना बस उसको मेंटल ब्लॉकेज बनाकर बैठे हुए हो। उसका कुछ करना थोड़ी है आपको एडमिशन प्रोसेस में। आपको तो बस एक अप्लाई करना है 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, शायद 10 मिनट का काम होगा हद से हद। उसके बाद देखते रहो, अगर नंबर आ जाए आईआईटी जम्मू में तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो फिर अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, अदर डाउट? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं माई सेल्फ अभिल, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने बीएससी इसी साल की है और मेरा फर्स्ट ड्रॉप है सर। इसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट ड्रॉप है तो मेरा क्वेरी ये है सर कि ड्रॉप लेना कितना मेरे लिए लेजिट होगा, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स उतने क्लियर नहीं है और मैंने ऑनर्स भी नहीं किया है। मुझे ऑनर्स नहीं मिला था, मैंने प्लेन बीएससी कंप्लीट किया इस साल। ओके, ठीक है। मेनली वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ऑनर्स किया है या मेन नॉर्मल बीएससी किया है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात अगर हम करें कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, लेकिन क्या आप फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मेन तो सवाल ये है। ठीक है, अगर आपका मन है कि आगे जाकर मुझे बीएससी के बाद एमएससी ही करनी है, पहले तो इस चीज में क्लियर हो जाइए। क्योंकि अगर आप ड्रॉप लेने लगे हैं तो आप सोच समझ के ड्रॉप लीजिए कि हाँ यार मुझे एमएससी ही करनी है। ठीक है, अगर आपका कुछ और चीज का मन है कि मान लीजिए आपको एमबीए का मन है या एमसीए का मन है या जो भी अदर सब्जेक्ट का मन है, तो पहले उसको फिगर आउट कर लो। और अगर आपने फाइनलाइज कर लिया है कि नहीं यार मेरा एमएससी में ही मन है, मुझे आगे रिसर्च में जाना है या आगे टीचिंग में जाना है या मुझे गवर्नमेंट साइंटिस्ट पोस्ट में जाना है या मुझे आगे जाके प्रोफेसर बनना है, अगर इन सब चीजों से आप एसोसिएटेड अपने आप को मानते हैं तो फिर अच्छी बात है। फिर एक साल ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स ही क्लियर होंगे। अनअकैडमी पे आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ही पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे मैंने अभी इससे पहले भी समझाया कि यार एक साल का ड्रॉप आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट रहेगा। आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, गेट और आगे सीएसआर नेट भी आपको एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपके जैम के नोट्स और जैम की प्रिपरेशन काम आएगी, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, अदर डाउट एवरीवन? हेलो, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर आई एम विशाल कर्मकार, मैंने आप ही से अनअकैडमी से पढ़ा था और इस साल मेरा 250 रैंक आया। ओके। तो सर फर्स्ट लिस्ट आने पर मुझे आईआईटी दिल्ली मिला है, तो कानपुर के लिए मुझे वेट करना चाहिए या दिल्ली ही बेस्ट है सर? अभी देखो, आपका अगर कानपुर का मन था, आपने कोई पहले अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी और अपने कानपुर के हिसाब से बनाई थी, तो व्हाई नॉट आप कानपुर में अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है ना, आप उसमें एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ऑप्शन आता है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यस सर। ठीक है ना, ओके सर। और वेट करिए। मतलब ओके। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर आईआईटी कानपुर बढ़िया है या आईआईटी दिल्ली बढ़िया है, देखो ये आपका खुद पे डिपेंड सर। करेगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेनली आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाइए, आईआईटी कानपुर की भी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर देखिए, आप आगे किस में रिसर्च करना चाहते हैं या कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, और देखो किस सब्जेक्ट के ज्यादा टीचर्स कहाँ पर मौजूद हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए ना ही आईआईटी दिल्ली में कोई फर्क है ना ही आईआईटी कानपुर में फर्क है। बच्चे मैं हर साल देखता हूँ यार, हर साल आईआईटी दिल्ली वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पीएचडी कर रहे हैं या बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर वाले भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पीएचडी जा रहे हैं, फॉरेन में, इंडिया में, और बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ जाता है यहाँ पर हेलो इस चीज में। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो रहा है यार, आई डू नॉट नो, आज लैग है थोड़ा सा नेट। अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही है आवाज आपको? यस सर, आ रही है बीच सर। में कट गई थी ना आवाज, अब आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं यही कह रहा था यार कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेरे लिए, बिकॉज हर साल मैं देखता हूँ कि दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं पीएचडी के लिए और फॉरेन पीएचडी के लिए और इंडिया में जॉब के लिए। तो
यस डिपेंड सर। करता है कि आप वहां जाकर कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली बढ़िया करियर बना के देगा या आईआईटी कानपुर बढ़िया कर बना के देगा, तो ये करियर बनाना आपके ऊपर यस डिपेंड करता है। वो सिलेबस जो है सेम है दोनों ही जगह और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओके बाकी आप लेटेस्ट पिछले साल वाले स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, फीस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली की फीस कितनी है, आईआईटी कानपुर की फीस कितनी है, और एक दो फैक्टर्स यस सर। दिल्ली में रहना पसंद करेंगे, कानपुर में रहना पसंद करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस है। ओके सर। एवरीवन, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई डाउट? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर बोल रहा था कि मेरा 162 हुआ है इस साल का सीयूईटी में, तो सर कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर मिल सकता है सर? अभी क्या चल रहा है उसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में? मतलब आपने मार्क्स वगैरह आ गए हैं और शायद अप्लाई वगैरह करा होगा आपने 2-4 जगह। हाँ सर, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन अप्लाई कर दिया। अप्लाई हम कर दिया। हाँ कहाँ सर, कहाँ हाँ सर। अप्लाई किया है? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, और आपका यहाँ पर जेएनयू, हरियाणा वगैरह ये सब जगह में। जेएनयू में भी अप्लाई किया है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 300 में से 162 मार्क्स हैं, तो यार देखो, अगर हम बात करें, कोई कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है आपकी? ओबीसी है सर, ओबीसी में एनसीएल। आपको शायद डीयू मिल सकता है, बीएचयू भी शायद आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यार ये ना थोड़ा सा सीवेट का ना थोड़ा हिसाब किताब ऐसा रहता है, हर साल चेंज होता रहता है। मतलब इसमें कोई रैंक वगैरह तो आती नहीं है ना कि मैं आपको बता दूं कि आपकी रैंक इतनी है और इतने बच्चे दिल्ली जाते हैं, इतने बच्चे जेएनयू जाएंगे, इतने बच्चे बीएचयू जाएंगे। तो इसमें ना थोड़ा सा ये एम्बिग्यूटी बनी रहती है कि कहाँ बच्चे कहाँ ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि 162 और कैटेगरी के साथ आपको जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह एडमिशन जरूर मिल जाएगा। तो आप बीएचयू अप्लाई कर सकते हैं, एचसीयू अगर आपने अप्लाई किया है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी है। हाँ सर, किया है वो भी सर। अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इन चारों में से कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली सर, मिल थैंक जाना यू। चाहिए। बाकी मैंने कहा ना कि यार थोड़ा अनसर्टेन रहता है एडमिशन प्रोसेस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और क्या डाउट है? Sir, I have a doubt. Good morning, sir. Sir, आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक का कोर्स कैसा रहेगा जॉब पर्सपेक्टिव से? देखो, अगर आपका जॉब पर्सपेक्टिव ही है कि नहीं मुझे रिसर्च नहीं अभी पसंद है या अभी मेरा रिसर्च का मन नहीं है, तो एमएससी एमटेक बढ़िया रहेगा। Yes. क्योंकि पर्टिकुलरली आपको एमएससी वालों से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एमएससी एमटेक में। बट जो वो कोर्स है उसके बारे में आप जरूर सिलेबस देख लें, ठीक है। मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि पहले तो आप उसका सिलेबस देखिए, और सिलेबस देख के अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तभी उसमें जाना। कि मतलब एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना कि हाँ यार ये चीज मेरा पढ़ने का मन है और इसमें मैं हाँ सर। आगे करियर बनाना, अगर मेरा करियर इस सब्जेक्ट में बन जाएगा तो मुझे पसंद है, मुझे मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। सेकंड चीज, आप वहां के सीनियर से बात करिए, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली एमएससी एमटेक कर रहे हैं, आप उनसे बात करिए, या फिर लिंक्डइन पर जाकर आप ऐसे सीनियर्स को ढूंढिए जो पास आउट हो चुके हैं। हो सकता है 2 साल हो गए, हो सकता है 3 साल हो गए उन्हें पास आउट हुए। उनसे बातचीत करिए कि वो क्या कहते हैं कि एमएससी एमटेक कोर्स ने उनको को क्या बेनिफिट दिया। तो अगर आप ये चीज बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प एक मिल जाएगी। हाँ सर, सीनियर वहाँ के सीनियर से मैंने बात किया तो बोल रहे हैं अच्छा है इसका कोर्स, और स्पेशली फॉर प्लेसमेंट तो सही है। एमटेक डुअल डिग्री तो ये अच्छा है तो बढ़िया है, अगर आपने जॉब बातचीत कर पर्सपेक्टिव ली से। है और अगर आप सेटिस्फाइड है कि हाँ यार मेरी जॉब सिक्योर्ड है वहां पर जाकर, और बढ़िया, फिर तो जाना चाहिए आपको। फिर इसमें कोई डाउट नहीं है और आपका पढ़ने का भी मन है तो ओके सर, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट प्लीज लेट मी नो। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे मेरा फर्स्ट राउंड मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल गया है सर। जैसे मुझे जाना था सर, आप भी वहीं से पढ़े थे सर, मुझे स्टार्टअप फील्ड में भी इंटरेस्ट है सर। एमएससी के बच्चे स्टार्टअप करते हैं क्या हाँ सर आईआईटी बॉम्बे से? तो बहुत बढ़िया रहेगा यार, अगर आपका स्टार्टअप में मन है या एंटरप्रेन्योरशिप में ज्वाइन करने का मन है तो डेफिनेटली यार आईआईटी बॉम्बे का, अगर मैं पर्सनली बात बताऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल बहुत अच्छा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और अगर आपका मतलब स्टार्टअप का मन है तो डेफिनेटली आपको जो आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, आईआईटी बॉम्बे लो अपना यार और ज्वाइन करो।
एमएससी फिजिक्स के देखो ऐसा है ना, आईआईटी जाके टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका जो भी पैशन है, आपको स्टार्टअप करने का मन है, तो टाइम निकालो, लोगों से मिलना, जाकर वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सेल ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको टीम मिल जाएगी, आपके जैसे माइंडसेट के लोग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और डेफिनेटली आपको ये इसमें हेल्प करेंगे। तो अगर आपका स्टार्टअप में जाने का मन है तो आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट वे, फिर तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। अगर आपका बाकी रिसर्च में मन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको शायद आइजर वगैरह भी मिला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाय सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग प्रभाकर। सर अभी फर्स्ट लिस्ट में मुझे सर आईआईटी दिल्ली मिला है। कंग्रेचुलेशन। सर थैंक सर। थोड़ा सेल्फ डाउट ये होता है सर कि वहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, और नेट की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं, थोड़ा इस बारे में आप थोड़ी हेल्प कर देंगे तो सर सही रहेगा। सरवाइव करने वाली क्या बात है, वहां पर कोई मैन वर्सेस वाइल्ड थोड़ी चल रहा है कि हाँ यार कि वहां सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये YouTube वीडियोस पे जाकर मत देखो कि हाँ अरे ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई देखो, हर साल वहां से बच्चे पास आउट होते हैं और ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बात ये है कि यार ये डर जो है, झूठ मूठ का ज्यादा डर फैलाया हुआ है। देखो एमएससी टफ रहती है इन जनरल, अगर मैं कहूँ थोड़ा बहुत एमएससी तो टफ रहता ही है। टफ इन द सेंस बीएससी से टफ होगा यार, ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और तो क्या है। ठीक है, बाकी जी। ऐसा नहीं है यार, सब चीजों के लिए टाइम मिल जाता है। मैं रिसेंटली अपने आईआईटी दिल्ली वाले स्टूडेंट से अभी मिलके आया था, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है यार, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बढ़िया रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं, बढ़िया प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके, बढ़िया फन भी है। दिल्ली में रहना अपने आप में मजेदार है। ठीक है, और अच्छे फेस्ट हुए थे, तो लाइफ क्वालिटी भी अच्छी है यार। थोड़ा सा पर्सनली डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चैलेंजेस को लेते हैं। कई लोग तो चैलेंजेस से डर के बैठ जाते हैं और कई लोग चैलेंजेस को मजे की तरह लेते हैं कि हाँ यार कुछ नया हो रहा है, कुछ मजा हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इस पॉजिटिव थिंकिंग से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि सर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम, तो देखो वो भी बात ये है कि थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जी सर। इन जनरल अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो नेट एग्जाम के दो बेनिफिट है ना। नेट एग्जाम हम क्यों देना चाह रहे हैं? नेट एग्जाम हम इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा लेक्चरशिप का एग्जाम क्लियर हो जाए और हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अगर आईआईटी दिल्ली में एमएससी बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपको पीएचडी वहीं ऑफर मिल जाएगा, या फिर किसी और प्रोफेसर को आप अगर मेल करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको पीएचडी ऑफर कर देगा। आपको हो सकता है नेट एग्जाम की जरूरत ही ना मिले, जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको पहले तो आप वहां पहुंचो, और वहां पहुंचने के बाद अगर आपको लगता है कि यार टाइम मैनेज हो पा रहा है, एक आध घंटा भी अगर मेरे को नेट प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है तो अच्छी बात है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बुराई थोड़ी है यार, आराम से अपना आईआईटी दिल्ली से एमएससी करो, 2 साल अपना पढ़ाई करो अच्छे से, वो भी तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हो। उसके बाद 2-3 महीने की अलग से प्रिपरेशन कर लेना और फिर नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा यार। ऑलरेडी आपका आईआईटी जैम में इतना अच्छा बेस बना हुआ है, तो नेट एग्जाम क्रैक करने में 2-3 महीने की मेहनत आपके लिए बहुत होगी, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो। अच्छा जी ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है यार। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया परफॉर्म करना वहां जाके, बढ़िया अपना माहौल बनाना यार, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना। सर पहले से कुछ पढ़ के जाना होता है क्या, मतलब आई मीन थोड़ा बहुत देख के सिलेबस वगैरह फिर ऐसा कुछ ऐसा करके? कुछ नहीं है यार, चिल करो अब थोड़े दिन आराम से। अच्छा जी हाँ, थोड़ा अपना चिल थैंक्स कर सर। लो जाके, बस माइंड फ्रेश रखना, जाके वहां पर पढ़ना। और बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ मन में हो रहा है कि नहीं सर मुझे करियर के लिए कुछ करना है, तो थोड़ा कोडिंग वोडिंग सीख लो यार। एक आध महीना अगर आपके पास है तो थोड़ा कोडिंग में हाथ आजमा लो अभी, क्योंकि वहां पर जाके आपको रिसर्च में कोडिंग काम आएगी, आपके प्लेसमेंट्स में भी कोडिंग काम आएगी। तो 1-1.5 महीना अगर आपको फ्री फील कर रहे हो आप कि यार नहीं मुझे पढ़ने का जी, मन जी। कर रहा है, कई बार हो जाता है कि यार बहुत ज्यादा 1 आध साल प्रिपरेशन आपने किया है तो अब पढ़ने का मन करता है, तो 1 आध महीना आप कोडिंग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पर। जी 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 सर, थैंक्स ओके, सर। वेलकम। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग। I got 1117th rank in JAM, but I never apply for NIT. Is it worth to take a drop year, or it is good to apply for NIT for MSc? आई थिंक इट्स गुड टू अप्लाई फॉर एनआईटीज ओनली। अगर आपको एनआईटी एक बार मिल रहा है तो आप पहले एनआईटी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, और अपना एमएससी जर्नी ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे आई एम अनसेटिस्फाइड विद एनआईटी, तो आप फैब में फिर से दे देना आईआईटी जैम एग्जाम। थोड़ा सा 1 आध महीने का जो वहां पर विंटर ब्रेक मिलता है, विंटर ब्रेक में आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना आप, और एग्जाम एक बार फिर से दे देना, क्योंकि आपके नोट्स तो बने ही होंगे, प्रिपरेशन आपने करी ही है।
So definitely it will help you, and you can once again give that exam if you want. Okay, sir. But Thank you. you know, as I am telling you, ki leaving NIT is not that good of an option, because IITs and NITs have their differences, but NITs are also good enough. You get the campus life, you get the research life, you get everything which IIT offers, and it depends on the individual how you know manifest that, how you use that facilities. Okay. Okay, sir. Thank you. गुड मॉर्निंग Good सर। morning. सर एक्चुअली मेरा आइजर टीवीएम का एमएससी के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, बट सर इंटरव्यू 11 जून तक है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें आप एक बार बता देना तो अच्छा होगा। ओके सी देखो, जो आइजर्स के इंटरव्यू के बारे में जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जितना मैंने स्टूडेंट से बात किया है, सी व्हाट हैपन इज दे आस्क द फंडामेंटल्स। ठीक है, आप जाएंगे, आपके सामने 4-5 टीचर्स बैठे होंगे, वहां पर प्रोफेसर होंगे, आपसे पहले तो आईआईटी जैम के जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के थोड़े बहुत बेसिक्स आपसे पूछेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक पूछेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स पूछेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे हो सकता है पूछ लें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मान लीजिए आपने मान लो कह दिया कि मेरा क्वांटम मैकेनिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर आपको वो क्वांटम मैकेनिक्स पे 4-5 डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे अच्छा सेकंड फेवरेट कौन सा है, फिर हो सकता है आपने मान लो कह दिया थर्मोडायनेमिक्स है, तो फिर आपको हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स के 4-5 क्वेश्चन पूछें। ठीक है, इस तरीके से इंटरव्यू चलता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और थियोरिटिकल बेस्ड होगा। आपका मतलब रिटर्न इंटरव्यू थोड़ी है, रिटर्न इंटरव्यू भी है क्या? नहीं सर, वाइवा है ऑनलाइन। So actually, if I may interrupt, hello. So actually, for MSc, there are 63 people shortlisted, and there are slots that they have given. The interview is online, so at a time for 15 minutes, 4 people can select a slot. Okay. So I am not really sure how they are planning to conduct the interview. I don't really have an idea. Even I am shortlisted. So this is something new. For integrated PhD interviews, I think what you are saying is right, but I don't really have an idea of this kind of interview. So if you know anything, that would be helpful to me too. Yeah. So what I think, I was not aware of this situation that the interview is online. So this is something new that is happening. And if we tell about the preparation, see, in our hand, what is, we have only preparation in our hand. So I don't think so written exam would be there, as you are telling this will be online, so it will be kind of a viva only. Okay, and in this viva they will be asking you basic fundamental questions only, and they will be judging you around that. So I think so if they are making slots of 4 per people, so there will be, I think, 1 teacher per 4 students, and he will be interviewing every student one by one, and then probably giving you interview marks and then finally selecting. आई थिंक सो ऐसा कुछ होगा, बट हमारे हाथ में तो यार प्रिपरेशन है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। आईआईटी जैम के नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फंडामेंटल रिवाइज कर लीजिए, और मैं कहूँगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा जेटली बुक या ग्रिफिथ्स बुक में से थोड़ा डिटेल में टॉपिक पढ़ सकते हैं, या फिर अर्थर बाइजर में से आप थोड़ा 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स पढ़ लीजिए, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लीजिए, 1 डायमेंशन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3 डायमेंशन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, अबाउट द वेव फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल्स है बहुत, ठीक है, जिनका भी इंटरव्यू अभी रहता है कहीं पर भी। खासकर आप क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स पे जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज मेनली क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है एवरीवन? Okay, sir. Thank you so much. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सर मेरा जाम में 979 रैंक आया ओबीसी एनसीएल में, और सीयूटी पीजी में 171 स्कोर आया। तो लास्ट जाम में लास्ट राउंड तक आई थिंक आईआईटी धनबाद मिल जाना चाहिए। तो अगर आईआईटी धनबाद मिले या इस तरफ बीएचयू की डीयू एसयू जो भी मिले, मुझे किसको प्रीफर करना चाहिए सर? आई थिंक अगर आपको आईआईटी धनबाद मिल जाता है तो आईआईटी धनबाद ले लेना चाहिए, क्योंकि यार एक तो देखो आपका डिग्री में आईआईटी का टैग हो जाएगा, और आपको ये जॉब प्रोफाइल में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और बाकी एमएससी तो देखो दोनों से ही सेम है, और जहां तक मुझे आईआईटी धनबाद का पता है कि वहां पर प्रोफेसर्स रिसर्च के लिए भी अच्छे हैं,
मतलब इवन मतलब बराबर ही होंगे बीएचयू और आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर रिसर्च लेवल पे तो शायद बराबर ही होंगे, तो आईआईटी धनबाद चूज कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो यार। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। हाँ जी, जो भी रेज हैंड कर रहे हैं अपना डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा रैंक 200 दिया है सर, IIT दिल्ली है। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं नेट की प्रिपरेशन करूँगा अनअकैडमी से, तो क्या मेरा गेट का प्रिपरेशन सब्सिक्वेंटली होगा कि नहीं होगा, ये देखो ऐसा रहता है कि यार आपको अगर आप अनअकैडमी पे प्रिपरेशन कर रहे हो नेट एग्जाम की, तो आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही मिलेंगी। और वही जैसे जैसा हमारा आईआईटी जैम पे रहता है कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिटेल क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, पीवाईक्यू क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह, तो ये सभी आपको फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। और मेनली टाइम की बात आती है तो यार एक आध घंटा तो आप रेगुलर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो आईआईटी जैम एग्जाम में तो ये रहता है ना, एक टाइम बाउंडेशन रहता है कि यार इस साल निकालना ही निकालना है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा अगले साल। नेट एग्जाम्स में तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, हर 6 महीने में एग्जाम होता है। तो आप बस 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर डेली पढ़ेंगे तो आप एक प्रिपरेशन मोड में चलते रहेंगे। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, दूसरे अटेम्प्ट में ना हो, तीसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, तीसरे अटेम्प्ट में अच्छी रैंक नहीं आई, चौथे अटेम्प्ट में बढ़िया रैंक आ जाएगी। ये है कि यार कि अगर आप नेट एग्जाम की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट में आपका वो रहता है। और नेट एग्जाम इतना टफ एग्जाम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आईआईटी जैम एग्जाम ज्यादा टफ है नेट एग्जाम से, बिकॉज नेट एग्जाम में ना ऑप्शनल बहुत है। आपका पेपर 280 मार्क्स का पेपर आता है ऑलमोस्ट, और उसमें से केवल 200 मार्क्स का ही आपको करना होता है, और कट ऑफ जाती है 80 मार्क्स। तो यानी कि अगर आप 280 मार्क्स में से 80 मार्क्स का भी अच्छे से अटेम्प्ट कराते हैं तो आपका नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई माना जाता है आपका नेट एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, जो नेट एग्जाम में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप किसी 4 या 5 पर भी अच्छे से फोकस कर लो, जो आईआईटी जैम में आपने ऑलरेडी पढ़ सके हैं, और उनके ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, तो नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है अपने एमएससी फर्स्ट ईयर में ही नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। पिछले साल के बच्चों से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी क्लियर कर लिया है बहुत सारे स्टूडेंट। तो आप भी कर लोगे आप। सर गेट के बारे में क्या कह रहे हो? गेट की प्रिपरेशन कैसे करें? गेट की भी और नेट की प्रिपरेशन सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेट और गेट का सिलेबस जो है काफी हद तक आइडेंटिकल है। तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने आप ही गेट एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी वो भी चिंता वाली बात। टफ कौन सा है दोनों में से? दोनों में से टफ कौन सा है? दोनों में से टफ कौन सा है यार? गेट एग्जाम ज्यादा टफ माना जाता है, बिकॉज उसमें जो है आप कह सकते हैं मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एनएटी भी आते हैं, और 100 मार्क्स का पेपर रहता है। क्वेश्चंस भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, ऑप्शंस कम होते हैं। तो नेट एग्जाम में से गेट एग्जाम जो है ज्यादा टफ माना जाता है। ठीक है, बाकी यार जितने भी लोग यहाँ पर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं या यहाँ पर इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हमारे चलते हैं अनअकैडमी पे ना। रोज हमारी एक फ्री क्लास होती है, सीएसआर नेट की क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो आप अगर अभी फ्री हैं, अपने मान लीजिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये फ्री क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्री क्लासेस चल रही हैं। एटॉमिक फिजिक्स की अभी हुई थी, न्यूक्लियर फिजिक्स की पहले हुई थी। तो आपको ये हेल्प करेगा आगे जाके, आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं इन फ्री क्लासेस में से, और एटलीस्ट प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एज मिल सके और एमएससी में जाके आपका काम आसान हो सके नेट एग्जाम की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है एवरीवन, बाकी इसका पूरा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर रखा है, आपको शायद मिल भी जाएगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर लिंक अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट है आपको एवरीवन? गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सर मेरा ये डाउट है कि मुझे मतलब जैम में 999 रैंक आया और सीयूईटी में 176 मार्क आया, मैं जनरल हूँ। तो शायद टॉप के मतलब त्रिची के लास्ट ईयर 927 गया था कट ऑफ, और मतलब उस पे थोड़े चांसेस है, और नीचे के मतलब टॉप 3-4 एनआईटीज मुझे मिल जाएंगे, और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शायद जेएनयू के सिवा बाकी सब कुछ मिल जाएंगे। एचसीयू में थोड़े चांसेस है, तो सर कौन सा लेना चाहिए, मतलब एनआईटी लूं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी?
ठीक है, अगर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, देखो अगर आपको BHU, JNU, DU में से अगर मिल जाता है कोई, तो फिर आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता है इनमें से, तो फिर आप NIT ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो डिपेंड करता है कि मैंने बताया ना, हर स्टूडेंट के लिए अलग आंसर होगा इसका, कि आप क्या चाहते हो। अगर आप रिसर्च में ज़्यादा जाना चाहते हो या आपके कौन से फील्ड पढ़ने का मन है, तो आप देखिए, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, आप NIT की वेबसाइट पर जाइए, NITs की, ठीक है, वेबसाइट में जाकर आप एक्सप्लोर करिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सिलेबस आपको बढ़िया लग रहा है, तो इस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ कि मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, जो लोग NITs में हैं या जो लोग DU JNU में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहेगा ही रहेगा, है ना। NITs में ये रहता है कि यार बीटेक वाले बच्चे भी होते हैं, PhD वाले बच्चे भी होते हैं, MSc वाले बच्चे भी होते हैं, MTech वाले बच्चे भी होते हैं, तो एक बड़ा ज़्यादा माहौल बना रहता है पढ़ाई, मतलब एक कल्चर रहता है, ठीक है। अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का भी कल्चर रहता है, और थोड़ा प्लेसमेंट वाला कल्चर भी रहता है कि अगर आपको प्लेसमेंट के थ्रू जाना है, थोड़ा आपको खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा NIT में जाकर प्लेसमेंट के लिए, लेकिन आपको NIT से बेटर प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू, अगर मैं आपको कहूँ DU JNU या BHU के कंपैरिजन में। अगर आप MSc फिजिक्स डिग्री के साथ जॉब लेना चाहते हैं, प्लेसमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको NIT ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपका मन आगे रिसर्च में जाने का है, तो फिर आप दोनों में से एक में डिसाइड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली कंक्लूजन यही है कि मेरे हिसाब से दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, NIT और ये सब, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिपेंड करता है कि आप MSc में जाकर कितनी मेहनत करते हो खुद से, वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप जो भी आपको बेटर मिले, ठीक है। ओके सर, और एक डाउट था कि वो नाइजर भुवनेश्वर का मेडिकल एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स था ना कोर्स, उस पे भी वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ, बट वो क्या है कि मेरा ट्रेवल का बहुत ज्यादा जाएगा, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो पहले कोलकाता जाना पड़ेगा, फिर तो उस पे क्या मेरा मतलब मेडिकल उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए जाऊँ या नहीं वो समझ नहीं आ रहा। अगर देखो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मत जाओ, बाकी अगर इंटरेस्ट है तो शायद जाना चाहिए, बिकॉज फील्ड अच्छा है, डेवलपिंग फील्ड है ये, ठीक है। और अगर आप मेडिकल फिजिक्स है आजकल डेवलपिंग में है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप है इसका इंडिया में और फॉरेन में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट आप बनाना चाहते हैं, तो इसके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखिए यूट्यूब वगैरह पर, और अगर आपको लगता है तो फिर इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। और अगर आपको इन सब के बाद पढ़ने के ऊपर भी और इनके इंटरव्यूज़ वगैरह या वीडियोस देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये दिस इज नॉट फॉर मी और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप मत दीजिए इंटरव्यू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Hello, sir. हेलो Hello, sir. Good morning. I'm Nandana. Sir, I am currently a third year BSc Physics student. I was having some health issues during my first year, so I was forced to take a year drop. So I cleared my first year and second year exams during my second year last year. So right now I only started preparing for JAM. So I'm really, doubtful about my basics in JAM. So I'm really confused that if I will be able to crack JAM by just starting coaching this time. No, you don't have to worry about it. On Unacademy, as if you have attended any classes, you must have seen we teach from basic. ठीक है? We considered that students do not know what happened in BS. For me, for example, I considered that कि बच्चे ने BSc में कुछ भी नहीं किया है और सब कुछ मुझे ही उसको पढ़ाना है, तो मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि क्लास, इवन अगर आप देखोगे जो कल परसों ऑप्टिक्स का कोर्स भी शुरू हुआ है डेली 5 PM पर जिसकी क्लास होती है, वो भी मैंने क्लास 10th के बेसिक से स्टार्ट किया कि क्लास 10th का जो लेंस एंड मिरर का फॉर्मूला होता है वहां से हमने स्टार्ट किया है। तो मैं तो ये कंसीडर करता हूँ कि उसने 11th-12th में भी कुछ नहीं पढ़ा है और बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, कि क्योंकि मैं जानता हूँ ना यार, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत सारे विलेज एरिया से आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस से आते हैं जिनके कॉलेजेस में कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो मैं पर्सनली ये लेकर चलता हूँ कि उस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है और मेरे जो भी पढ़ाना है मुझे ही पढ़ाना है उसे, तो मैं उसको बेसिक से एडवांस पढ़ाता हूँ। तो ये चिंता आप मत करिए बिल्कुल भी कि मेरा फर्स्ट ईयर बीमारी की वजह से खराब हो गया था या ऐसा हो गया था तो मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ाई होती है, आपके BSc में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स में से मिलेगा
और अगर आप लास्ट ईयर के बच्चों से भी बात करोगे तो मैंने बताया भी था, करीब 80% का पेपर जो है स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स आया था, जो मैंने उनको 7 सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़ाए थे। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है और रेगुलर क्लासेस करनी है। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, कोई और डाउट है आपको? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। Sir, I got IIT Madras. Also selected for IPS State ISER Thiruvananthapuram and waitlisted at IISc. Is it good to join ISER Thiruvananthapuram? See, if you are interested in research analysis and in the research, then you can join, but you should wait for IISc Bangalore also. If Okay, sir. Before permanently joining ISER Thiruvananthapuram. If you are getting IISc Bangalore, then you should definitely go for IISc Bangalore, because it is India's #1 institute, and definitely it will have better opportunities as in India as well as foreign. So if you get IISc Bangalore, then good, and if not, then IISer Thiruvananthapuram is also good, and you might join that also. And you are getting IIT Madras also if you are, if you have mentally finalized that I want to do integrated PhD and I want to go in research only, then don't hesitate to join IISer. Okay, and if you have any doubt, like I want to figure out like in MSc what subject I have to study or anything like that, then you can join IIT Madras for MSc. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Anybody else? Any doubts? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हुए हैं और अभी सेकेंड ईयर मेरा अगस्त से स्टार्ट होगा। तो मैंने अभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर्स देखे थे, पर इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं देखे थे, और अब ऑप्टिक्स स्टार्ट करा है। तो सर मतलब मुझे पूछना था कि मैं किस तरह अपना पिछला कवर करूं। पिछला यार, अगर टाइम है तो एक लेक्चर करके रिकॉर्डिंग में उसको स्टार्ट कर लो। यस सर, मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स के अभी फर्स्ट 3 लेक्चर्स तो देख लिए। ओके, तो ठीक है, फिर एक बार में एक ही सब्जेक्ट करो, ठीक है ना। मतलब अभी ऑप्टिक्स आपका लाइव चल ही रहा है, बाकी रिकॉर्डिंग में आप मैथमेटिकल फिजिक्स एक करके कंप्लीट कर लो उसको, ठीक है। और जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कवर अप कर लेना, फिर उसके बाद फिर तो लाइव चलते रहना, आपका लाइव चल ही रहा है फिर तो, है ना। फिर आपको रिकॉर्डेड देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स रिकॉर्डेड देखना है तो देख लो, नहीं तो इतना भी अगर आप ऑप्टिक्स देख रहे हो तो ऑप्टिक्स देखो और बाकी उसी की रिवीजन प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। यस सर। और सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं 100% सिर्फ आपके लेक्चर्स देखूं और आपको ही फॉलो करूं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी तो यस सर, जैसे कि मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो होते हैं, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, वो सब आप देखो बीएससी में तो आपके वो आएंगे ही ना, वो सब टॉपिक्स आपके बीएससी में आएंगी, तो बीएससी के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो बुक से पढ़ लो, वो सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ लो। आईआईटी जैम का जो हम पढ़ा रहे हैं वो वहाँ से आप पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ जी, प्लीज हैव लेट मी नो अदर डाउट्स एवरीवन। शर्माओ मत, पूछ लो फिर। हेलो सर, मेरा एक डाउट रह गया था। बताओ। सर अगर प्लेसमेंट के लिए पढ़ना होगा आईआईटी में, देन कौन सा कोडिंग बढ़िया रहेगा पढ़ने के लिए? कौन सा कोडिंग बढ़िया रहेगा? जी सर। C++ कोडिंग जो है सबसे ज्यादा फंडामेंटल है। मतलब आप C++ सीख गए तो सारी लैंग्वेज आपको सीखने में को आ जाएंगी। मतलब देखो होता क्या है ना, कोडिंग अगर आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं सीखी है तो आपको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पहले कभी कोडिंग पढ़ी है तो जो एक लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कहो C++, सी कह लो, जावा कह लो या पाइथन कह लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है इनमें। मेनली सिंटेक्स का एरर रहता है, मतलब आई मीन सिंटेक्स का फर्क रहता है। सिंटेक्स का मेरा मतलब है कि जैसे इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ठीक है, पंजाबी लिखते हैं, फ्रेंच लिखते हैं, जर्मन लिखते हैं, तो बस लैंग्वेज का फर्क होता है उनके। बाकी लॉजिक तो सेम ही रहता है ना, कि अगर आपको कोई मान लो फिबोनाची सीरीज बनानी है तो C++ में बनाओ या सी में बनाओ या पाइथन में बनाओ, वो लॉजिक तो सेम ही लगेगा।
तो मेनली आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी है, मेनली आपको वो लॉजिक लगाना सीखना है कि कैसे हम फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम आप कह सकते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज कोई भी सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन आपको लॉजिक लगाना सीखना है, ठीक है। तो C++ इज द बेस्ट। बाकी एक वर्ड में आंसर चाहते हो तो C++ लैंग्वेज इज द बेस्ट, इट इज द फादर ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस। हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग सर। सर जो मेरा डाउट है सर, जो NIT वारंगल में जो MSc टेक कोर्स 3 साल का कोर्स है, वो कोर्स प्लेसमेंट कैसा है सर? वो कोर्स प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है NIT वारंगल में, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैंने वो जो कोर्स है MSc टेक कोर्स है, वही कोर्स सर प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट में कैसा है सर? आई थिंक वो MSc MTech कोर्स है ना 3 साल का। नहीं सर, MSc टेक सर, MSc 2 साल और 1 साल टेक सर, ओनली जो फोटोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स लेना चाहिए, जो 1 साल है। अच्छा, 2 साल MSc और 1 साल टेक कोर्स है सर। 3 साल का कोर्स MSc टेक। तो आप एक बार उसका सिलेबस देख लीजिए, अगर आपको सिलेबस देख के लगता है कि यार पढ़ना चाहिए तो फिर बढ़िया चीज़ है। और इसके बारे में मुझे पर्सनली इतना आइडिया नहीं है, तो आप इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या फिर आप उनके वहाँ के कॉलेज के सीनियर से आप बात कर सकते हैं, किसी का कॉन्टैक्ट आपको मिल जाए, या फिर लिंक्डइन पर आपको कोई इंसान मिल जाए जिसने वहाँ पर अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे ना फिल्टर लगाकर कि कोई ऐसा स्टूडेंट चाहिए, मतलब फिर लिंक्डइन पे बहुत सारे फिल्टर्स लग जाते हैं, तो लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करेंगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने MSc टेक कर रखा हो NIT वारंगल से, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, और आप उससे हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी आप, ठीक है। इंडिया की खास बात यही है कि यहाँ पर कोई भी हेल्प को मना नहीं करता है ज़्यादातर, तो अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपकी आपकी प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरी है वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर डाउट एवरीवन? ठीक है, तो आई थिंक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये पूछ रही थी, जो थ्योरी है फिजिक्स की वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ सर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करवाते हैं तब तो आ जाते हैं सर, लेकिन जो एग्जाम में है क्वेश्चन सर वो हो नहीं पाते। ठीक है, वो इसीलिए थोड़ा सा हमारा नहीं हो पाता है ना, क्योंकि यार हमारा ये थोड़ा स्कूलिंग की गलती कह सकते हैं आप। हमारी स्कूलिंग में ना हमने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया है, और हमारी स्कूलिंग में ना मतलब यही रहता है कि थ्योरी पढ़ो। BSc में भी हम देखते हैं कि थ्योरी ज़्यादा आती है, क्वेश्चंस कम आते हैं। तो हमारा जो नेचुरल फ्लो जो है वो इसी तरीके से बन गया है कि हमारा थ्योरी पढ़ने में हमें मज़ा आता है, थ्योरी तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, है ना। सर जैसे मैं अब UPSC की तैयारी कर रही हूँ फिजिक्स ऑप्शनल से, तो उसमें सर वो थ्योरी है बेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जेस्ट का एग्जाम दिया था वो न्यूमेरिकल वहाँ पे सोल्व ही नहीं हो पाए। वो मैंने कहा ना कि देखो अभी फिलहाल आपने कहा कि आप UPSC फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो थ्योरेटिकल आता है, उसमें UPSC में तो डेरिवेशंस आती हैं, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन अगर आप फिलहाल अगर आप IIT JAM और जेस्ट वगैरह पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, TIFR पे, नेट एग्ज़ाम पे, तो मेन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। इसका जो सल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का वो यही है कि आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। और 1-2 घंटा अगर आप डेली क्वेश्चन करोगे तब आपको थोड़ा हैबिट में आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या है, इट इज़ अ क्रिएचर ऑफ हैबिट ओनली। अगर आपने 30 दिन भी लगातार 2-2 घंटे अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप देखोगे कि एक तो आपके 1 महीने में अगर आप दिन में 15 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो महीने में आपके 300 से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 300 से 400 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने में। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यार अपना टाइम फिक्स करें कि यार ये 2 घंटे में डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो डेफिनेटली इससे जो है आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थ्योरी रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला रिवीजन, फिजिक्स में फॉर्मूला रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस रूल है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन
जल्दी आप समझ पाते हैं, जल्दी आप उसको क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो फॉर्मूला रिवीजन जरूर करें साथ के साथ। सर मेरे को एक डाउट और पूछना था, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेस की बुक है सर, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? जैसे ये मॉसफेट, जेट, ये क्वेश्चन है इनके लिए। बुक्स तो यार देखो, मैं अगर बात करूं आईआईटी जैम के सिलेबस में, तो आईआईटी जैम का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है ना, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो कोई भी आप बुक फॉलो कर लोगे तो आपका हो जाएगा, बिकॉज बहुत बेसिक सिलेबस है। आप देखो बेसिक सिलेबस क्या है, केसीएल केवीएल है, फिर डायोड है, बीजेटी है, जेनर डायोड है, ओपैम्प है, फिल्टर्स हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम एडवांस पढ़ रहे हैं इसमें। तो जो भी आपकी बीएससी में आपने बुक पढ़ी थी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सेट्रा एंड स्मिथ में मिल जाएंगे, मेल्विनो में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेल्विनो एंड सेट्रा स्मिथ में ये 2 बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ड्राइव लिंक वगैरह पे मैंने डाल रखी है, तो वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ से आप देख लीजिए। फिर आपको अगर कोई खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, एनी रेडी? सर मेरा एक और डाउट था सर, जैसे गुड मॉर्निंग सर। एक सेकंड, अब ये एक बार चिराग पूछ ले, फिर राज आप पूछ ले। पूछो चिराग। सर जैसे कि आपका अब जब दोबारा डिटेल कोर्स चलेगा तो थर्मल फिजिक्स का जैसे चलेगा तो फिर उसमें मतलब मैं आपके लाइव कोर्स को देखूं जो पुराना रिकॉर्डेड था उसको लाइव को देखना फिर यार, क्योंकि लाइव अगर आप पढ़ोगे तो सर वही डाउट था कि दोनों का कंटेंट सेम रहेगा कि लेंथ सेम रहेगी। क्या रहता है यार, अब नोट्स तो वही रहते हैं, फिजिक्स तो वही रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़े अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे। तो लाइव को देखो। ठीक है, अब ऐसा ये फोमो मत क्रिएट करो कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ठीक है, लेकिन उसको मत देखो, नया वाला ही देखना, लाइव वाला ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और पीवाईक्यूज उसमें ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइव वाला बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, पूछो राज, आप कुछ पूछ रहे थे डाउट? सर मैं जैम 26 का तैयारी कर रहा हूँ, तो मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि 25 में एग्जाम दे दूंगा जैम का, ताकि मुझे एग्जाम का एक्सपीरियंस रहे। तो वो सही रहेगा या नहीं सर? डेफिनेटली सही रहेगा यार, डेफिनेटली सही रहेगा। इस साल की जो आपने देखा होगा ऑल इंडिया रैंक 3 जो है डॉली बंसल, उसने भी एक बार एग्जाम दिया था अपने सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में भी अपना एग्जाम दिया। तो इससे एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली रहता ही है यार, डेफिनेटली आपको देना चाहिए। और तो ऐसे प्रिपेयर करो कि इस साल अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, ऐसे प्रिपेयर करो कि इसी साल आपका एग्जाम है, तो आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। और ऐसा कोशिश करनी है कि भाई इसी साल 200 या 300 के अंदर रैंक लेके आनी है, ताकि अगले साल टॉप 10 के अंदर रैंक आए आप। जी सर, थैंक यू। बाकी किसी को डाउट है यार? चलिए फिर हाँ जी बताइए, तान्या बताइए। सर मैंने ना सीयूईटी दिया था, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, लेकिन सर उसकी डेट स्टैंड होगी तो लिस्ट अभी लेट आएगी। सर तब तक स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म है, वो भी भरने चाहिए? मतलब देखो ऐसा है ना, बैकअप के लिए 1 या 2 तो भर दो। मतलब ऐसा ना हो ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ना मिले और कहीं और भी एडमिशन ना हो पाए। तो बैकअप के लिए एक आध तो भर के ही रखो, जो आपका फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो आपके नियरेस्ट हो या आपको जो बेटर लगता हो, उसको एक आध को फिल करके रखो, 1 या 2 को फिल करके रखो, ताकि आपके चांसेस बने रहेंगे। कहीं बहुत सारे पिछले बार भी ऐसे 1-2 बच्चे हो गए थे जिनको ऐसा था कि नहीं मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा, और उन्होंने कहीं भी फिल नहीं किया फॉर्म। ठीक है, और उनका फिर एडमिशन नहीं हो पाया। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा ये रहता है। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। सर आई गॉट। हाँ पूछो, एक जना पूछो। सर प्रिया आप बताओ, क्या कह रहे थे?
सर आई गॉट 2108 रैंक इन IIT एग्जाम। तो मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से इनोवेटिव फिजिक्स के लिए शॉर्टलिस्टेड करा एलिजिबल हुई हूँ। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए और NIT के लिए रुकना चाहिए और एडमिशन कर लेना चाहिए। देखो, एक जगह अपना एडमिशन सिक्योर कर लो, बाकी दूसरों के लिए भी आप अप्लाई करो। NIT में आपका कोई कैटेगरी है क्या? EWS। तो शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बार ना CCMN की वेबसाइट में जाकर लास्ट ईयर की उन्होंने दे रखा है, कट ऑफ दे रखी है उन्होंने। तो आप CCMN की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जी लास्ट सर। ईयर के कट ऑफ देखो कि आपको कौन सा NIT मिल रहा है। चेक किया आपने? जी जी, वो लास्ट 2-3 मिल रहे हैं सर। अच्छा, 2-3 मिल रहे हैं आपको, तो ठीक है। अगर आपको वो NIT मिल रहे हैं तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन एक जगह, मतलब ये थोड़ा रिस्की पोजीशन होता है, तो एक जगह आप एडमिशन पकड़कर चलो अभी अपना। सर CU राजस्थान ज्यादा अच्छा होगा या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी MSc फिजिक्स के लिए? यार ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा डिपेंड करता है कि दोनों ही मतलब एक बराबर के हैं, लेकिन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का मैंने ज़्यादा नाम सुना है MSc फिजिक्स में। बाकी आप वहाँ के सीनियर से बात कर सकते हैं, तो आपको और बेटर आइडिया मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू ओके, सर। वेलकम। हाँ जी सूफियो, पूछिए आप। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सर मेरे को IIT धनबाद मिल रहा है सर, या फिर IIT धनबाद लूं या फिर कोई टॉप NIT? तो ठीक है यार, IIT धनबाद मिल रहा है तो IIT धनबाद ले लो मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि IIT का टैग में मिल जाएगा और अच्छा है वो। मतलब IIT धनबाद मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया है, जितना मैंने अपने स्टूडेंट से बात किया है तो वहाँ उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ठीक है, तो कोई बुराई, मतलब मेरे हिसाब से NIT और IIT धनबाद दोनों इक्विवेलेंट है। बस ये हो जाएगा कि आपकी डिग्री IIT से हो जाएगी तो एक बेटर शायद जॉब में आपको हेल्प मिल जाए, और बाकी दोनों में पढ़ाई तो दोनों में सेम ही हो रही है। बाकी इसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, IIT धनबाद के आपको रिव्यू मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स का भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, तो थोड़ा आपको वहां से भी बेटर आइडिया मिल जाएगा यार। सर एक और डाउट था हाँ, मेरा पूछो। कि सर फिजिक्स में अब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से सर सेमीकंडक्टर में जा सकते हैं इंडस्ट्री में? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं यार। कैसे होगा सर, क्या पाथ होगा देखो उसका ऐसा सर? रहता है, मैं अगर IIT बॉम्बे की बात करूं तो यार IIT बॉम्बे में ना बहुत सारी सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनीज आती थी जो MSc फिजिक्स वालों को प्लेसमेंट देती थी। MSc फिजिक्स वालों को या जिनकी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता था, उनको जॉब में प्रेफरेंस मिलता था। जैसे सैमसंग, एक सेमीकंडक्टर, सैमसंग की सेमीकंडक्टर कंपनी है वो साउथ कोरिया की, और एक दो कंपनीज और हैं सेमीकंडक्टर बेस्ड, तो आपको डेफिनेटली वहां पर ना हेल्प मिल जाता है सेमीकंडक्टर में। तो करने के लिए क्या है यार कि आप, अगर आप जैसे IIT धनबाद जाते हैं या NITs वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर प्लेसमेंट सेल रहता है, वहाँ एक्टिव रहिए, कोशिश करिए प्लेसमेंट सेल का मेंबर बनिए, और वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ज़्यादातर NITs और IITs में होता क्या है ना, जो बीटेक के लिए जॉब खुलती है वही MSc वालों के लिए भी जॉब खुलती है। तो अगर आपके में कैलिबर है, आपके में टैलेंट है, तो आपको वो जॉब मिल सकती है। सर डिजाइनिंग वगैरह होती है क्या सर, MSc में सिखाते हैं या फिर कुछ और सिखाते हैं? यार देखो, मेनली MSc फिजिक्स में ना, देखो मेनली MSc फिजिक्स में तो ये रहता है कि आपको पढ़ाया जाता है फिजिक्स, कोर फिजिक्स, थ्योरी फिजिक्स, लेकिन अगर आपको अलग से कुछ करना है तो खुद से हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई मेनली अगर आपका मन है कोडिंग करने का या आपका मशीन लर्निंग का या आपको डिजाइन में जाना है, तो खुद से हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे। आपको कोर्सेज मिल जाएंगे वहां पे अंदर, लेकिन मेहनत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। बाकी पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स तो आपको वहां पर बेसिक फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जो सबके लिए कॉमन। थैंक यू सर। ठीक है एवरीवन, देन आज के लिए इतना ही करते हैं यार। गुड मॉर्निंग सर। तो पूछिए, मेरी क्लास है वैसे नेट की, चलिए पूछिए, लास्ट क्वेश्चन है, तृप्ति पूछ लीजिए। सर IIT में MSc फिजिक्स वालों को प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है, स्किल डेवलप करना चाहिए? हाँ डेफिनेटली यार, देखो मेनली अगर मैं 3 चीजों में कहूँ, आपका थोड़ा सा, मगर आज जैसे आप मान लीजिए IIT, कौन सा IIT मिल रहा है आपको, कोई IIT मिल रहा है क्या अभी? IIT दिल्ली। ठीक है, तो प्लेसमेंट के लिए आप कोशिश करिए, प्लेसमेंट टीम में आप एक्टिव रहिए। वहां पर ना एक प्लेसमेंट टीम रहती है जो प्लेसमेंट्स को हैंडल करती है, तो अगर आप उस कोर टीम के मेंबर रहेंगे, जैसे मैं अपने टाइम में IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट टीम में था, मैं इंटर्नशिप टीम में भी था और प्लेसमेंट टीम में भी था, तो मुझे डेफिनेटली काफी हेल्प मिली वहां से।
एक्सपोजर मिला और काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो इस समय गूगल में काम करते हैं या अच्छी अच्छी जगहों पर काम करते हैं, तो एक कनेक्शन बनता है आपका। ठीक है, पहली बात तो प्लेसमेंट टीम में ध्यान दो, दूसरा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, अपने जनरल एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करो। ठीक है, तीसरी सर तो कौन सा स्किल डेवलप करना चाहिए? कोडिंग की जॉब ज्यादा है आजकल, आप देख रहे हैं हर किसी के हाथ में फोन है, हर किसी को रील्स बनानी है, तो आजकल आप देख सकते हैं फोन्स का जमाना है, कोडिंग का जमाना है, तो डेफिनेटली आपको कोडिंग हेल्प करेगी। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, प्लेसमेंट टीम में ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश और एप्टीट्यूड अपना अच्छा मेंटेन करना, अपनी सीजीपीए मेंटेन करना अच्छी, क्योंकि अगर एक कंपनी के बाद 400 रिज्यूमे जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है सीजीपीए से फाउंडेशन लगाना, कि जिसकी 8.5 से ऊपर होगी या 8 से ऊपर होगी वही बैठेगा इंटरव्यू के लिए। तो अपनी सीजीपीए मेंटेन रखना, और चौथी चीज कोडिंग सीख लेना। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको अच्छी प्लेसमेंट दिलवा सकती हैं किसी भी आईआईटी से। सो कोडिंग भी C++ में बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है एवरीवन, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। 2025 की प्रिपरेशन एंड 2026 की प्रिपरेशन के लिए अलग से भी एक सेशन रखूंगा आज मैं, तो वहां उनको गाइड कर देंगे। बाकी आपको ऑल द वेरी बेस्ट, जितने भी लोगों को आईआईटी एनआईटीज मिल रहे हैं यार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एवरीवन, एंड आई होप आगे जाकर सभी लोग आप अच्छा अपना करियर बनाएं, और टाइम टू टाइम हमें मैसेज करते रहना ताकि हमें भी पता लगता रहे कि हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं एवरीवन। चलिए देन एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.